Hello bachcho. In the last lecture we have studied what are the various central problems of economy, and this next lecture will study about what are the solutions, what are the various solutions of the different problems, different central problems of the economy. तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हैं सॉल्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इकोनॉमीज को क्लासिफाई करना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमी तीन तरह से बच्चों क्लासिफाई हम कर सकते हैं। तो पहली तरह की इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जिसका नाम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी भी है। बच्चों ये वो इकोनॉमी है जिसके अंदर व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जितने भी हमारे जो सेंट्रल इश्यूज थे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, इनके डिसीजंस प्रोड्यूसर खुद ही लेता है। यानी कि प्रोड्यूसर को किसी तरह की कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। और प्रोड्यूसर बिल्कुल फ्री है ये डिसाइड करने में कि ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो किस तरह से निकालेगा, और उसके लिए जो अच्छा है वो खुद कर ले, उसके लिए गवर्नमेंट का कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों यूएसए की इकोनॉमी, जापान की और कनाडा की इकोनॉमी पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमीज हैं, यानी कि फ्री इकोनॉमीज हैं, और आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर बच्चों एक प्राइवेट प्रोड्यूसर को छोड़ दिया जाए कि भाई आप खुद ही सोच लो, तो आप खुद बताओ बच्चों कि व्हाट टू प्रोड्यूस। मान लीजिए मैं अपने बारे में सोचता हूं, ठीक है। हर प्रोड्यूसर को अपने बारे में सोचने का राइट है, और वो सोचेगा भी अपने बारे में, अपने प्रॉफिट्स के बारे में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, वो कौन से प्रोडक्ट को बनाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि मेरे से अगर पूछा जाए सर कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में सीधा सा आएगा भाई जो ज्यादा बिकेगा, है ना, जिसको लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, जो हाई इन डिमांड है, मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। यानी जिस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग कम हैं, मैं वही बनाना चाहूंगा क्योंकि वो जल्दी बिक जाएगा और अच्छे दामों में बिक जाएगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर बच्चों मिल गया, विच इज हाई इन डिमांड, जिसकी डिमांड ज्यादा है। ये हो गया सर पहला आंसर। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। अब मुझसे क्वेश्चन किया सर कैसे बनाओगे। तो बेटे मैं बीइंग ए प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करूंगा, अपने फायदे के बारे में सब बात करूंगा। मेरा फायदा कब होगा, मेरा प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, जब जिस भी टेक्नोलॉजी से मैं प्रोडक्ट को बनाऊं, जिस भी टेक्निक से मैं प्रोडक्ट को बनाऊं, वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आनी चाहिए, मिनिमम। तो इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, जहां पर COP क्या होनी चाहिए, कम से कम, ताकि मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो तीसरा क्वेश्चन आ गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सर समाज के किस सेक्शन के लिए प्रोडक्ट, समाज के किस हिस्से के लिए आप प्रोडक्ट बनाना चाहोगे। तो भाई मैं अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, अपने बारे में सोचना चाहता हूं, जिसका मुझे राइट है, तो मैं समाज में सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहूंगा जो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस अफोर्ड कर पाए, क्योंकि मैं महंगा प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, है ना। तो फिर इसका मतलब मैं कौन से सेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा बेटा, रिचर सेक्शन के लिए। इसका मतलब पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का है वो पूरी तरह से क्या होगा, इग्नोर्ड। और मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको करूंगा, उन लोगों को जो अफोर्ड कर पाए हाई प्राइसेस, जो अफोर्ड कर पाए हाई प्राइसेस, यानी कि रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरी तरह की इकोनॉमी होती है बच्चों सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसका नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी भी उसको बोलते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बच्चों ये वो इकोनॉमी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर गवर्नमेंट ही देती है। व्हाट, हाउ मच, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ एंड फॉर होम, इन तीनों क्वेश्चन का जवाब गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि प्लानिंग कमीशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जाता है, और हर तरह का आंसर वही ढूंढेगी। और ऑब्वियस सी बात है अगर गवर्नमेंट के हाथ में इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा तो सोशल
वेलफेयर, ऑब्वियस सी बात है, उसको प्राइम मोटिव रखा जाएगा। समाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि सबका भला हो, सबका विकास हो, सोशल इक्वालिटी प्रमोट की जाए, है ना। तो गवर्नमेंट इसकी तरफ सबसे पहले ध्यान में रखती है। तो बेटा अगर गवर्नमेंट की तरह गवर्नमेंट ने सब कुछ सोचना है तो फिर व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए सर जो सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, जो सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, ठीक है ना, द मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द सोसाइटी, वो बना डालो सर। व्हाट टू प्रोड्यूस विच इज यूजफुल, मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, कैसे बनाए। अब लोगों का भला कब होगा, जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, है ना, क्योंकि लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है LIT विल बी प्रेफर्ड, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि देश के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। और तीसरा बच्चों, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया जब गवर्नमेंट ने ही डिसाइड करना है व्हाट, हाउ मच, सारे डिसीजन अगर गवर्नमेंट ने ही लेने हैं तो गवर्नमेंट किसको टारगेट रखेगी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सोशल वेलफेयर तभी ज्यादा होगा जब पुअर सेक्शन को टारगेट किया जाए, यानी पुअर सेक्शन की नीड्स को पूरा किया जाए। और रिचर सेक्शन तो क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद से पूरी कर लेगा, रिचर सेक्शन तो महंगी चीजें भी खरीद लेगा, रिचर सेक्शन तो प्राइवेट प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट भी खरीद लेगा, लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वही इग्नोर होता है। तो इसीलिए फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट को बनाया जाएगा बच्चों, पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का है ना उसको टारगेट रखा जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अपना प्रॉफिट हो कि या ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता बच्चों, है ना। गवर्नमेंट जिस बिजनेस को करती है, वो चाहे रेलवे का काम हो गया, रेलवे का जो है गवर्नमेंट का बिजनेस है, या फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, कोई भी ऐसा काम है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो उसमें गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट को साइड में रखती है, ठीक है, और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। वो चाहे गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो आप देखते हैं वहां पर कितने फी गवर्नमेंट चार्ज करती है, नॉमिनल, नेग्लेजिबल, ठीक है ना, और सर्विसेज देने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका मतलब यह हो गया कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर सोशलिस्ट इकोनॉमी में किस तरह से दिए जाएंगे, गवर्नमेंट खुद सोचेगी व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये हो गई बच्चों दूसरी तरह की इकोनॉमी। तीसरी तरह की जो इकोनॉमी होती है बच्चों, वो इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये कैसी इकोनॉमी है सब बच्चों, ये वो इकोनॉमी है जिसमें दोनों एलिमेंट्स, दोनों तरह की इकोनॉमी के एलिमेंट्स हैं, दोनों तरह की इकोनॉमीज अवेलेबल है उसमें। यानी कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो पूरी तरह से रिजर्व्ड हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और बस उनको छोड़ो तो बाकी जो बिजनेसेस हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपने डिसीजन ले भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में रह करके उसको अपने जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे डिसीजन मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रोड्यूसर खुद लेता है, लेकिन सोशल कंसिडरेशन को भी फोकस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन। तो जो बिजनेसेस पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रखे हुए हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या रिजर्व रखा हुआ अपने पास, रेलवे पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है, ठीक है। उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है, ना ही होने वाला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने हाथ में पूरा जो है रेलवेज को रखे हुए है, तो वहां पर सोशल वेलफेयर को गवर्नमेंट प्रमोट करके ही सारी बातें सोचती है कि रेलवे के टिकट्स, प्राइजेस क्या रखे होने चाहिए ताकि एक आम आदमी आराम से उसमें सफर कर सके, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इस चीज को फोकस करती है। तो ये बिजनेस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। बाकी बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, ठीक है। तो लेकिन कोई भी बिजनेस है जो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में, गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ उसको मूव किया जाता है, ठीक है ना। अब मान लो मैं ये बोलता हूं आपको कि यस, स्टील इंडस्ट्री वो प्राइवेट है सर, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, उनको राइट्स हैं अपने डिसीजन लेने का, बट इट डज नॉट मीन कि वो स्टील प्राइसेस को सभी लोग मिल करके अप कर लें, या सीमेंट इंडस्ट्री वो भी प्राइवेट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं वो सीमेंट के दाम जो है वो अननेसेसरली हाइक कर दें, बढ़ा लें,
ऐसा नहीं है, यानी कि वो काम कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस के साथ, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के साथ ही वो काम करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसमें मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ क्लोथ या प्राइस ऑफ स्टील या प्राइस ऑफ सीमेंट। ये सभी इंडस्ट्रीज वैसे तो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ही चलाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के साथ। तो ये होती है बच्चों तीसरी इकोनॉमी, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें दोनों ही लोग डिसाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी डिसाइड करता है और प्राइवेट सेक्टर भी डिसाइड करता है व्हाट, हाउ मच एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है। चलिए बच्चों, इस चैप्टर के एंड में अब एक आखिरी, एक छोटा सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो इससे चैप्टर को बिलोंग करता है। एंड द टॉपिक इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक छोटी सी एक बात है, ये पता होनी चाहिए हमें। बच्चों याद करो, पीछे एक वर्ड आया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको मैंने MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला था। अब अगर आप पूछें सर वही तो है सर, ये रहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही लिखा, यहां भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा, बच्चों फर्क है। वहां पर था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल का मतलब होता है टू हैव वन एडिशनल थिंग what you are sacrificing, to have one additional। याद करो, रिमाइंड करो, कॉन्सेप्ट क्या था? to get one machine, 5 bale of cloth you are sacrificing, then again to get one more machine, 10 bales, one more machine, 15 bales, one more machine, 20 bales of cloth you are sacrificing. It means what was going to be happen? MOC was regularly rising। तो हमने शेप पढ़ी थी, कनकेव शेप आ गई थी आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, वो बातें हमने कर ली थी। लेकिन वो कंसेप्ट था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी हम पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां मार्जिनल शब्द नहीं है, यानी कि यहां पर कुछ पाने के लिए, ठीक है, दूसरी चीज को जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है, यहां पर जो पाना है वो वन नहीं है, वो कुछ भी है। और उस कुछ को पाने के लिए जो दूसरा आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो जो पाया उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो जो आपने खोया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लो, एक डायग्राम भी समझते हैं और डायग्राम के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। सपोज बच्चों मैं बोलता हूं कि एक प्रोड्यूसर के पास एक फार्मर है, फार्मर, उस फार्मर के पास ये एक लैंड का पीस है। ठीक है जी। अब उसके पास बच्चों दो ऑप्शंस है, या तो वो यहां पर प्रोड्यूस कर सकता है 50 kg, क्या साहब, वीट, और मैं ऐसा मान के चलता हूं उसकी कीमत है 1000 रुपए सेलिंग प्राइस, यानी कि उसको बाजार में बेचेगा तो 1000 रुपए वो कमा लेगा, मिल जाएंगे उसको, रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो 15 किलो वहां पर राइस प्रोड्यूस कर सकता है, राइस, और अगर ऐसा करेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 750 रुपए। मान लो 15 किलो राइस की कीमत है 750 रुपए। अब बच्चों, और बाकी जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस है मान लो वो सेम है, वीट के प्रोडक्शन में भी सेम खर्चा आएगा, जो फार्मर को कॉस्ट आएगी वो सेम है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है फार्मर का, वो 1000 रुपीज वीट से जनरेट हो सकता है और 750 रुपीज राइस से जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो रैशनली सोचेगा, सोचना भी पड़ेगा रैशनली, ठीक है, बिजनेस करने बैठा है वो, तो वो रैशनली जब सोचेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से वो डिसाइड करेगा वीट का बनना, वो इसको डिसाइड करेगा। और जब वीट का डिसीजन वो लेगा तो ऑब्वियस सी बात है राइस को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उस पीस ऑफ लैंड पे दो ही ऑप्शन है। अगर वो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो सेकंड छोड़ना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो फर्स्ट ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। तो वो वीट के बनने को सिलेक्ट करेगा, लेकिन वीट के बनाने के लिए उसको राइस का ऑप्शन जो छोड़ना पड़ रहा है, तो 1000 कमाने के लिए उसको 750 रुपए छोड़ने पड़ रहे हैं। तो वो 750 रुपए असल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। इस बात को समझें, क्योंकि उसने बेस्ट को सिलेक्ट किया, उसने बेस्ट को सिलेक्ट किया, लेकिन बेस्ट को सिलेक्ट करने के चक्कर में सेकंड बेस्ट जो था उसको छोड़ दिया, छोड़ना भी पड़ेगा। तो वो सेकंड बेस्ट जो है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसकी, बेस्ट की।
बस यही कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, अब आप डेफिनेशन पढ़ें। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। नेक्स्ट बेस्ट मतलब सेकंड बेस्ट। तो फर्स्ट बेस्ट तो हमने सिलेक्ट कर लिया, तो फर्स्ट बेस्ट के चक्कर में सेकंड बेस्ट को हमने सेक्रीफाइस कर दिया, वही फर्स्ट बेस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आइए बच्चों जरा ग्राफिकली समझते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूं ये 50 kg जो व्हीट का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है। मान लो 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 kg वेट है। और 15 kg राइस का कुछ ऐसा है, मान लो ये 5, ये 10, ये 15, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, ये 15 है, 15 kg। तो बच्चों ये बन जाएगा एक कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, क्योंकि वेरियस ऑप्शन भी वो सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो बेस्ट है वो ये वाली ऑप्शन है, 50 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, ये इसका बेस्ट है। और 15 kg ऑफ राइस ये इसका बच्चों सेकंड बेस्ट है। सो वी विल सिलेक्ट द बेस्ट एंड विल सेक्रीफाइस द सेकंड बेस्ट। आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आई होप कि सब बच्चों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया होगा, क्योंकि ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चों अभी स्टार्टिंग है। और इनिशियली अगर हम इस बातों को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में हमें आसानी रहती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके बच्चों।